उत्तराखंड की शीर्ष चोटियां कर लिया था कल हम लोगों ने। जिलावार उत्तराखंड की महान हिमालय की चोटियां, चमोली जिला, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। महान हिमालय की ऐसी चोटियां जो दो दो जिलों में विस्तृत हैं। नंदा के नाम से कुछ चोटियां, 5 चोटियां बताई थी, इसमें 4 है, एक मैंने एक्स्ट्रा लिखवाई थी आपको। महान हिमालय के हिमनद, इनको बमक भी बोलते हैं। महान हिमालय के हिमनदों की कुछ सूची जिलावार, इनकी विशेषताएं आगे आ जाएंगी। अब आते हैं महान हिमालय में जलवायु देखते हैं। जलवायु में दो ही चीज होती है, एक होता है तापमान, एक होता है वर्षा। अब आप देखो यहाँ पर, ये जब स्लाइड खत्म हो जाएगी तो मैंने आपको लघु शिवालिक का जलवायु तापमान भी बताया ना, मैंने लघु हिमालय का भी बताया, मैंने महान हिमालय का भी। अब आपने एक क्वेश्चन बनाना है मेंस का, जिसमें आपने शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय के जलवायु में में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन खुद से बना लेना अभी। तो यहाँ क्योंकि हमें पता है कि ऊपरी क्षेत्र है, तो जैसे जैसे हम ऊपरी क्षेत्र में जाएंगे तो तापमान जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। तो ग्रीष्म काल का तापमान तो 0 से 0 डिग्री के बीच में होता है, लेकिन शीतकाल का तापमान 0 डिग्री से नीचे होगा। और इस क्षेत्र में जो जलवायु के प्रकार है, उस जलवायु के प्रकार के लिए जो शब्द यूज किया जाता है, या तो मैं यहाँ पर शीतोष्ण जलवायु बोलूंगा, थोड़ा और ऊंचाई पर जाऊंगा तो टैगा जलवायु, और थोड़ा ऊपर जाऊंगा जहां हमेशा बर्फ पड़ी रहती है तो इसको टुंड्रा जलवायु कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, 3 शब्द, ये शीतोष्ण, टैगा, टुंड्रा, उपोष्ण, ये जलवायु भी है और ये वनस्पति के भी लिए भी यूज होते हैं ये शब्द। ठीक है, तो जैसा जलवायु होगा उसी के नाम का वनस्पति भी होगा। तो टुंड्रा क्या हो गया? सदा बर्फ, पेरीग्लेशियर। टैगा, सर्दी में बर्फ, गर्मी में बर्फ पिघलना। और शीतोष्ण क्या होगा? औसत, औसत गर्म, ना औसत टेम्परेचर, मतलब ना गर्म ना ठंडा, इसको शीतोष्ण बोलते हैं। तो एक्चुअली क्या है ना, महान हिमालय में आप जब ऐसे जाओगे तो आगे मैं एक डायग्राम आपको बनाऊंगा और फिर वनस्पति आगे आना ही है, तब फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई 10 फीट, 10,000 फुट से नीचे महान हिमालय में शीतोष्ण वातावरण होता है, 10,000 से 12-13 हजार की फीट में टैगा वातावरण होता है, और 12-13 हजार से ऊपर की फीट में टुंड्रा वाला वातावरण होता है। वैसा जलवायु होता है, मतलब 12-13 हजार से ऊपर हमेशा बर्फ रहती है। अब जलवायु के हिसाब से ही हमें वर्षा के बारे में पता लगेगा। अब आप मुझे बताओ कि लघु हिमालय और शिवालिक से तुलना करूं तो महान हिमालय में वर्षा ज्यादा होगी या कम होगी? औसतन वर्षा, तो औसतन वर्षा कम ही रहेगी। ठीक है, तो वर्षा को लेकर के सबसे पहले तो औसत वर्षा 80 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, वो भी दक्षिणी क्षेत्र होगा तो वहां पर ज्यादा बारिश होगी, और उत्तरी वाला जो क्षेत्र होगा हिमालय का तो वो बारिश ज्यादा होगी। देखो उत्तर दक्षिण कैसे कर रहा है, आपने मसूरी देखा ना, मसूरी का पहाड़, इधर देहरादून से जो वाला हिस्सा दिख रहा है ये दक्षिणी हिस्सा है, और जो उस तरफ वाला हिस्सा चला जाता है वो उत्तरी हिस्सा है, जो धनौल्टी जौनपुर वाला हिस्सा। आपने देखा जौनपुर वाला हिस्सा कितना सूखा है, यहीं से ही दिख जाता है। अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून से होती है, जाहिर सी बात है। शीतकाल में हिमपात होता है, लेकिन उसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है ये अभी आपने लिखना है, लेकिन मैंने थोड़ा पहले भी बता दिया है, अभी कुछ दिन पहले क्लास ली थी लघु हिमालय ना। तो पश्चिमी विक्षोभ का मतलब जो भूमध्य सागर से जो सर्दियों के टाइम पर जलवाष्प हिमालय की तरफ आता है सर्दियों में, तो उसके कारण वर्षा होती है। ठीक है, अधिकांश वर्षा क्षेत्र महान हिमालय का दक्षिणी ढाल है, और महान हिमालय का उत्तरी ढाल शुष्क है, सूखा है। ठीक है, सूखा क्यों है, देखो यहां पर ऐसा लॉजिक समझो, समझ लो, ये मैंने एक 3D डायग्राम बनाया है। ये हिस्सा हो गया मेरा दक्षिणी और ये हिस्सा हो गया मेरा उत्तरी। तो उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत से, रशिया से यहां पर आती है शुष्क और ठंडी हवाएं, और जो शुष्क और ठंडी हवाएं होंगी वो आर्द्रता को कम कर देती है, बादल बनने नहीं देगी, बारिश होगी नहीं। और जो ये दक्षिणी ढाल है, इस जगह पर जारी होती है हमारी कौन सी वाली पवन है? हमारी आर्द्र पवन है। आर्द्र पवन है, आर्द्र का मतलब मॉइस्चर वाली पवन है, तो इस तरफ पे बारिश ज्यादा होती है। ये आर्द्र पवन है, इसको पारी नहीं कर पाती है, हाइट इतनी ज्यादा है,
पारी नहीं हो पाता है, इसलिए उस तरफ बारिश नहीं होती उतनी ज्यादा, इस तरफ बारिश ज्यादा है। तो महान हिमालय के उत्तरी ढाल शुष्क जलवायु क्षेत्र है जहां उत्तर की ठंडी हवाएं प्रवाह करती है। अब आगे चलते हैं। महान हिमालय क्षेत्र की वनस्पति। देखिए जैसा जलवायु होगा, देखो बहुत सिंपल लॉजिक है, अगर आप थोड़ा सा तार्किक पढ़ोगे ना, तो अगर आपके ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे ना, तो उत्तराखंड का ज्योग्राफी लड्डू है समझने वाला ना, जो सबके लिए मुश्किल जो होता है। आप अगर जलवायु का आपको कॉन्सेप्ट पता है तो वनस्पति थोड़ी सी आसान हो जाती है। वनस्पति में सिर्फ एक चीज मुश्किल है, वो है पेड़ों के नाम याद रखना, प्रजातियां, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है याद रखना, लेकिन वो भी हो जाता है अगर आप एक तर्क से जाओगे तो आप पहले इस मैप को देखो, यहाँ पर ये है महान हिमालय का पहाड़ी, ये। अब हाइट के हिसाब से आप देखो यहाँ पर वनस्पति कैसे होती है। 10,000 फीट यहाँ पर आपको मखमली घास के मैदान मिल सकते हैं, कोणधारी वन मिल सकते हैं, जड़ी बूटियां मिल सकती हैं, क्योंकि इस जगह पर बारिश ठीक ठाक है। थोड़ा ऊपर जाओगे 10,000 से 12,000 फीट के बीच में, तो यहाँ पर झाड़ियां होंगी या घास होंगी, झाड़ी हो सकते हैं, घास हो सकते हैं, थोड़ा बहुत फूल वगैरह हो सकते हैं, नीचे यहाँ फूल वगैरह भी बहुत होंगे। और भैया 12,000 मीटर ऊपर यहाँ पर तो सदा हिम क्षेत्र है, सदा हिमाच्छादित क्षेत्र। तो पूरे 12 महीने भैया जहां बर्फ पड़ी रहेगी, तो वहां पर क्या पेड़ पौधे उग पाएंगे? क्या कुछ नहीं उग पाएगा सर, वहां कोई वनस्पति नहीं होती है। तो मैंने जो ये चीज यहाँ पर डायग्राम में बनाया है, उसको यहीं पर थोड़ा और विस्तार में किया है। 12,000 फीट से ऊपर का क्षेत्र को टुंड्रा क्षेत्र बोला जाता है, अतः यहाँ पर कोई वनस्पति नहीं होगी, क्योंकि टुंड्रा क्षेत्र की विशेषता है सदा हिमाच्छादित क्षेत्र। हाँ, 10,000 से 12,000 की फीट के क्षेत्र को टैगा क्षेत्र बोलते हैं, टैगा, ठीक है। तो इस क्षेत्र में छोटी छोटी झाड़ियां और घास के मैदान जरूर हो सकते हैं। टैगा क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पर सर्दियों में 4-5 महीने 6 महीने बर्फ पड़ी रहती है और 4-5 महीने बर्फ पिघल जाती है। 10,000 से नीचे का जो क्षेत्र होता है महान हिमालय में, इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होता है, इसको शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र भी बोलते हैं। शीतोष्ण का मतलब होता है औसत तापमान जहां पर होता है। तो ये क्षेत्र जो है, यहाँ पर नुकीले पत्तों वाले वन, जिनको क्या बोलते हैं? कोणधारी वन। इनको क्या बोलते हैं? कोणधारी वन। कोण वाले, क्योंकि पत्ते नुकीले होते हैं ना, पत्ते इसलिए नुकीले होते हैं कि वर्षा है तो, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, और ऊपर से गर्मी में बारिश होगी तो सर्दियों में ये पतझड़ कर रहे होंगे, या थोड़ा सर्दियों में हिमपात हो जाएगा तो अप्रैल मई जून में शुष्कता होगी। तो उस चक्कर में ये किसी न किसी टाइम पत्ते झाड़ रहे होंगे, या पत्तों की जो जो घनत्व है वो कम कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे जो कोणधारी वन होते हैं, ऐसे यहाँ पर कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं उसका थोड़ा सा मूल्यांकन करो, आगे और पढ़ना है। चीड़ का पेड़ देखा है आप लोगों ने, आगे चित्र सहित सब है आगे। फर का पेड़, सागौन का पेड़, सरो का पेड़, ये पेड़ों के चित्र कुछ कुछ आगे आएंगे, आप नेट पर भी सर्च कर सकते हो। मखमली घास का मैदान भी होता है इन क्षेत्रों में, जिसको क्या कह सकते हो आप? बुग्याल क्षेत्र भी बोल सकते हैं। अल्पाइन चारागाह भी बोलते हैं इन मखमली क्षेत्रों को, क्योंकि इस क्षेत्र में पहाड़ी इलाकों के चारागाह को अल्पाइन चारागाह कहते हैं, यानी बुग्याल ही है ये, बस शब्द अलग अलग मैंने इस्तेमाल कर दिया और कुछ नहीं है। और सर जो सबसे मजेदार चीज आपको यहाँ मिलेगी वो है, जिसके लिए उत्तराखंड जाना जाता है, जड़ी बूटियां। कम से कम 15-20 जड़ी बूटियों की तो मैं आपको विशेषता बताऊंगा, ठीक है। और अपने एग्जाम के परीक्षा काल के दौरान आप एक जड़ी बूटी का सेवन रोज कर सकते हैं, उसको ब्रह्मी का जड़ी बूटी कहते हैं। ब्रह्मी जड़ी बूटी हरिद्वार साइड में, ब्राह्मी हरिद्वार साइड में काफी होती है ये, प्राकृतिक रूप से देहरादून में गमलों में भी उग जाती है। एक सैंपल मैंने मंगा रखा है, कल परसों में मेरे पास आएगा। उससे क्या होता है, दिमाग तेज होता है तो आपके मस्तिष्क की जो शक्ति है वो थोड़ी सी तेज होती है, एंजाइटी हो गया, ये सब कम होता है। पर भैया जड़ी बूटी है, असर दिखाएगी, जब तक दिखाएगी तब तक दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा ठीक है, तो जड़ी बूटियां हैं। और आपको पता होगा प्रसिद्ध फूलों की घाटी, जहां पर 5,000 से ज्यादा भी
अलग अलग प्रजातियों के फूल, वनस्पति, जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। चमोली में है, घांगरिया से आगे, है ना। तो ये इसी क्षेत्र में है। आगे फूलों की घाटी के ऊपर पूरा एक स्लाइड होगा। तो ये तो होगी हिमालय क्षेत्र की वनस्पति। लिख लिया? पेड़ों के नाम अभी नहीं याद होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे सब हो जाएगा धीरे धीरे। जब 10 बार आएंगे तो क्यों नहीं होगा। मार मार के कहते हैं क्या करना है, क्या बना देना है, मार मार के वो बना दूंगा मैं आपका। क्या बना दूंगा? मार मार के पर नहीं बनाऊंगा आप लोगों को। महान हिमालय क्षेत्र। अब देखो ये जो महान हिमालय क्षेत्र है ना, ये आपको पता है कि ये जलवायु या फिर संसाधन, इन दोनों से क्या है, एक संवेदनशील क्षेत्र है, बहुत ही कठोर क्षेत्र है। तो हर किसी के बस की बात नहीं है यहाँ पर जीवन व्यापन करना। लेकिन एक ऐसी जनजाति है जो उत्तराखंड के इन क्षेत्रों के अंदर कई सदियों से अपना स्थायी निवास बना करके रख रहे हैं, इनको कहते हैं भोटिया जनजाति। तो थोड़ा भोटिया जनजाति का परिचय हो जाए, आगे और भी चीजें आती रहेंगी। तो यहाँ पर महान हिमालय क्षेत्र में निवास करने वाली जो समुदाय है, इस समुदाय को कहते हैं भोटिया जनजाति। आज भोटिया जनजाति की कई उपजातियां हैं, है ना। भोटिया तो एक कॉमन शब्द इस्तेमाल कर दिया ना हमने। तो इस जनजाति के लोग ग्रीष्म काल में ऊपरी क्षेत्रों में पलायन करते हैं। ऊपरी क्षेत्र में मतलब जैसे हमारे इधर जो मारछा लोग होते हैं हमारे इधर ना, बद्रीनाथ नीतीमाणा की तरफ मारछा लोग होते हैं। तो सर्दियों के टाइम पर तो वो नॉर्मल नीचे की तरफ आ जाते हैं, अलकनंदा नदी के आसपास, घाटी के आसपास। लेकिन गर्मियों के टाइम पर ये ऊपरी इलाकों में जाते हैं, बद्रीनाथ से भी ऊपर चले जाते हैं, माणा, मलारी, नित्ती, घमस्याली, इस तरह इन जगहों पर चले जाते हैं। तो ये भी याद रखना कि ऊपरी क्षेत्र में किस मौसम में जाते हैं। अब एक चीज याद रखना कि भोटिया जनजाति की जो कुछ प्रमुख उप जनजातियां हैं, इनको आप कैसे याद रखोगे। तो जैसे मान लीजिए ये मैंने उत्तराखंड का थोड़ा चपटा डायग्राम हो गया, यहाँ पर डायग्राम भी बना लेना, ठीक है। ये रफ डायग्राम है उत्तराखंड का, हालांकि सही नहीं है, तो थोड़ा सा और मैं इसको सही कर देता हूँ। लो, उत्तराखंड का डायग्राम बन गया, ठीक है। तो आपकी एक नदी आ रही है, समझ लो भागीरथी। कौन सी नदी? ये होगी आपकी भागीरथी नदी, ठीक है। और ये हो गई है अलकनंदा। अलकनंदा में इस जगह पर उत्तरकाशी के आसपास नेलोंग घाटी है। सुना होगा आपने नेलोंग घाटी। ये रही नेलोंग, नेलोंग वैली। यहाँ पर नेलांग लिखा हुआ है, ये है नेलांग वैली, ठीक है। और ये कौन सी नदी आ रही है? ये भागीरथी वाला ये एरिया। तो ये भागीरथी वाला एरिया, भागीरथी से अलकनंदा के बीच में, इन दोनों के बीच में, इधर और इधर, इस तरफ रहती है जाड़ जनजाति, इस तरफ रहती है भोटिया जनजाति, ठीक है। तो इस तरफ कौन सी जनजाति रहती है? जाड़। और इस तरफ कौन सी रहती है? मारछा। दोनों ही भोटिया है ना, तो मारछा, मारछा और जाड़। जाड़ डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से उत्तरकाशी, और मारछा डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से चमोली आ जाएगा। ये क्लियर है? और सर पूरा पश्चिम भी कर लेना आपने इनका, ये पूरा पश्चिम भी करना पड़ता है। तो ये दो नदी तो हो गई है। अब इस तरफ है आपकी धौली गंगा, उसके नीचे आती है गोरी गंगा, ये गोरी नदी हो गई, ये धौली नदी हो गई। सारी नदी आगे चल करके कौन सी नदी में मिलती है? काली नदी। अब इन जगहों पर यहां पर बीच में रहती है शौका जनजाति। कौन सी जनजाति? शौका या जौहर जनजाति। इधर जौहर घाटी है, एक जौहर नदी है ना, तो जौहर नदी है, जौहर घाटी। जिले के हिसाब से ये कौन से वाले जिले में आएंगे? पिथौरागढ़ में आएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मारछा है ना, थोड़ा सा और आप इधर आ जाओ नीति वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर तोलचा जनजाति है। कौन से जनजाति? तोलचा जनजाति। ये भी चमोली के नीति में, माणा में मारछा है तो नीति की तरफ तोलचा ज्यादा है, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना है, इधर जाड़ जनजाति, उत्तरकाशी में जाड़ जनजाति भोटियों की, बद्रीनाथ के आसपास माणा के ये नीति माणा के आसपास यहाँ पर कौन सी जनजाति होगी?
मारछा, नीति के आसपास तोलचा, और फिर यहाँ पर कहाँ गया, शौका जनजाति, जौहर घाटी नहीं दिखा रहा है यहाँ पर कहीं पर, मुनस्यारी में आता ना, मजहाली, मजहाली से आगे नहीं लगा रखा है यहाँ पर, इस तरफ कहीं पर, यहाँ पर कहीं पर आना चाहिए। तो कोई बात नहीं, ये धौली गंगा दिख रही है, ये धौली, और ये काली दिख रही है, धौली और काली के बीच में मेन यहाँ पर रहते हैं ये, इस एरिया में शौका जनजाति। अब जौहर जनजाति का मैं कहानी बताता हूँ। यहाँ पर मैंने शौका भी जौहर घाटी में और जौहर भी जौहर घाटी में है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, वही होता है ना, देखो किताब में चीजें कई लिखी हैं लेकिन जमीन पर कई चीजों में अंतर होता है। दरअसल क्या है कि मार्चों भोटियों की 4 ही जनजाति है मूल, एक है जाड़, दूसरा मार्चा, तीसरा तोलचा और चौथा शौका जनजाति। ठीक है, अब पिथौरागढ़ में क्या हुआ है, देखो ये पहाड़ है, कई पहाड़ है, जहां से जौहर नदी निकल रही है, ये घाटी कौन सी हो गई है, जौहर क्या है, घाटी का नाम है, किसका नाम है, घाटी, और नदी का नाम है जौहर। तो अब इस जगह पर जो लोग रहे, कौन सी जनजाति के लोग रहे, शौका जनजाति के भोटिया रहे, तो इधर वालों को बोल दिया शौका, और यही शौका जनजाति वाले इस जौहर घाटी के अगल बगल अन्य घाटियों में भी रहते पिथौरागढ़ में, जैसे दारमा घाटी है, आपने दारमा घाटी सुना है ना, दारमा घाटी पर भी रहते हैं। अब मैं माना बात, मैंने बोला कि ये होगी आपकी दारमा घाटी, तो दारमा घाटी पर भी तो कुछ भोटिया लोग रहते हैं ना, ये है शौका ही। तो एक्चुअल में जनजाति शौका है, लेकिन इनका चिन्हतीकरण अलग अलग कर रहे हैं आज की डेट में। जो शौका अन्य जगह पे वो तो शौका ही है, लेकिन उसी शौका के कुछ लोग जौहर में रह रहे तो उनको जौहर बोल दिया। अब क्योंकि इनका जो मूल है, जो शौका जनजातियों का गढ़ है, जो वो जौहर घाटी हुआ करता था, अब कुछ फैल गए अन्य घाटियों में। तो देखा जाए तो भैया शौका और जौहर अलग अलग नहीं है, एक ही जनजाति है, जनजाति इसमें शौका है देखा जाए तो। जौहर एक्चुअल में जनजाति नहीं है, हम आज की डेट में उपयोग कर रहे हैं, प्रचलन में ला रहे हैं, वो बात अलग है। ये बारीकी समझना बहुत जरूरी है उत्तराखंड के संदर्भ में। क्लियर है? अब ये लोग करते क्या है यहाँ पर भैया, इतनी विषम परिस्थिति में इनके कुछ व्यवसाय आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहला काम तो इनका कृषि है, लेकिन कृषि ये सिर्फ ग्रीष्म काल में करते हैं। तो जिन जगहों पर जैसे ये ऊपरी ऊपरी क्षेत्रों में महान हिमालय के जाते हैं ना, तो वहां पर जौ की खेती, गेहूं की खेती और मंडवा की खेती ज्यादा करते हैं। ठीक है, मंडवा हो गया, आपका झंगोरा हो गया, ये सब लगाते हैं। उसके साथ साथ मूल रूप से ये क्या करते हैं, पशुपालन। पशुपालन में ये लोग क्या पालते हैं, भेड़ और बकरी पालते हैं, उसके साथ साथ भैंस भी पालते हैं। ठीक है, तो भैंस मैंने लिखा लिया क्योंकि भैंस तो अब पाल रहे ना, पहले तो भेड़ बकरी पाला करते थे। और इनका और क्या काम है, कृषि भी कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं। तो ऊनी का हस्तशिल्प, सर उत्तराखंड के अंदर ऊनी का सबसे बढ़िया हस्तशिल्प, ऊन ऊन काटते हैं, ऊन का कोट पैंट मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे पापा का है भाई साहब। एक बार मैंने सर्दियों में डाला, मैं जल गया उसके अंदर, इतना खतरनाक गर्म था वो। ठीक है, इसके अलावा ये खाल का व्यापार भी करते हैं। ठीक है, जानवरों की खाल का भी व्यापार करते हैं, जो कि अब बहुत सीमित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये तो कम हो गया। और सर सबसे बड़ा काम है इनका जड़ी बूटी संग्रहण। तो उत्तराखंड में जड़ी बूटियों का संग्रहण, क्योंकि इनको पूरे उच्च हिमालयी क्षेत्रों की अच्छी खासी नॉलेज है। नॉलेज इसलिए है क्योंकि ये देखो, ये उन उन पॉइंटों पे बैठे हुए हैं जहां से तिब्बत, यहाँ से तिब्बत के लिए व्यापार हुआ करता था। तो तिब्बत का व्यापार इन्हीं के माध्यम से होता था। या यूं कह लीजिए कि ये लोग हैं तिब्बत के ही लोग, ये तिब्बत के से ही आए हुए लोग हैं जो उत्तराखंड के इस क्षेत्र में बस गए हैं। तो उत्तराखंड के मूल लोग तो लघु हिमालय क्षेत्र में थे इधर, अब इधर के लोगों की बस की बात नहीं थी इधर जाना, तो ये लोग व्यापार के लिए यहाँ आते रहते थे। तो ये दारमा घाटी, जलोंग घाटी, नेलोंग घाटी, ये सब क्या है, ये सब इसी के लिए लिपू लेक दर्रा, ये सब तिब्बत के साथ व्यापार करने के लिए तो इस्तेमाल किया जाता था। तो ये सारी की सारी आगे बहुत बहुत कुछ पढ़ना है हमने इस मतलब उत्तराखंड के संदर्भ में, ये सब कुछ नहीं है याद करने के लिए।
आज के लिए इतना ही करते हैं। हमारा हो गया हिमालय खत्म। अब ट्रांस हिमालय रह गया, वो कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम पूरा भौगोलिक संरचना का एक रिकैप करेंगे और कुछ कुछ चीज़ों को हम गूगल में देखेंगे।